विकास अधिकारी आप से पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो रहने वाली है। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। जिस पहले पार्ट में हमने देखी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारा योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान किस किस तरीके से है, कृषि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम, कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, कौन सी कृषि को किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कृषि का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है और उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा हमने पढ़े हैं कृषि फसलों के अनुकूल दशाएं, कौन सी फसल के अनुकूल किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख क्रांतियाँ पढ़ी हमने। उसके बाद क्रांतियों के बाद हम पढ़ रहे थे कुछ अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कौन कौन से, तो उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संख्या 3 है। शुष्क बागवानी, देखिए यहाँ पे अनुसंधान केंद्रों के नाम दिए हुए हैं और कौन कौन सी जगह पर वो बने हुए हैं वो दिया हुआ है। तो सबसे पहला नाम है तमीजी, बीजीय मसालों से संबंधित है ये, और ये अजमेर में स्थित है और 2010 में इसका ये यहाँ पे स्थापित की गई थी। उसके बाद दूसरा है सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेंवर भरतपुर में है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है तीसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा बाड़मेर में, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। देखिए बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र है। बाजरे का बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो बाड़मेर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। वैसे ईसबगोल सर्वाधिक जालोर में उत्पादित किया जाता है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो दुर्गापुर जयपुर में स्थित है। इसके अलावा खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वो बिछवाला बीकानेर में है। उसके बाद बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में है। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर, काजरी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RARI, राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर स्थित है। उनके अलावा कृषि फसलों की विशेष नस्लें, कौन कौन सी किस्म की फसलें कौन कौन से नाम से जानी जाती हैं। देखिए यानी कि एक फसल उसके कौन कौन सी किस्में हैं। तो एक तरफ नाम दिए हुए हैं फसलों के और दूसरी तरफ उनके किस्म दिए हुए हैं या इसको जीन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा। तो बाजरे की प्रमुख फसलें या प्रमुख किस्में जो राजस्थान में उगाई जाती है उनमें है सबसे पहले राज 171 और दूसरी है RCB2, राज 171 RCB2। नेक्स्ट दूसरी फसल है हमारी गेहूं, और गेहूं की जो किस्में हैं उसमें है कल्याण, सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर। कल्याण, सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर। यदि आपको इन फसलों के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। 4-5 वीडियो हैं जो राजस्थान की खाद्यान्न फसलों पर आधारित हैं और जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी फसलें बिल्कुल डिटेल से बताई हुई हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, सरसों, जौ, सारी फसलों को बिल्कुल डिटेल से बताया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो और बहुत ही अच्छी है, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कपास। कपास की जो किस्में हैं उनमें आती है नरमा और अमेरिकन कपास यानी कि अमेरिकी कपास। उसके बाद जूट, तो जूट की किस्म है मेस्ता। मक्का की माही कंचन, माही धवल। उसके बाद है चावल की जो किस्में हैं उसमें आती है बासमती, माही, सुगंधरा, परमल और चंबल।
इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन की जो किस्में हैं उनमें आती है गौरव, पंजाब 1, पूसा 16, मैक्स 13, मोनेटा, T1, ये सारी इसके अंदर सोयाबीन की किस्में हैं। इसकी जो ट्रिक है वो यहाँ पे दी हुई है, देखिए गौरव, पप्पू, मैक्स, मोनाटी। गौरव से गौरव, पा से पंजाब, पू से पूषा, मैक्स 13, मो से मोनेटा और टी से T1। इसके अलावा मूंगफली की किस्में हैं चंद्रा। सरसों की किस्मों की बात करें तो वरुणा और पूषा कल्याणी। कृषि फार्म, अब कृषि फार्मों की बात करें तो कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से कृषि फार्म है, तो देखिए सूरतगढ़ कृषि फार्म, श्री गंगानगर। सहयोग किसका प्राप्त है, रूस का। तो सबसे पहला कृषि फार्म कहाँ है, सूरतगढ़ कृषि फार्म, श्री गंगानगर। सहयोग रूस का प्राप्त है। राज्य का पहला कृषि फार्म है ये सूरतगढ़ कृषि फार्म। दूसरा कृषि फार्म है जैतसर कृषि फार्म, ये भी श्री गंगानगर में है और इसको सहयोग दिया है कनाडा ने। सूरतगढ़ वाले को तो रूस है, से सूरतगढ़। इधर जैतसर कृषि फार्म है इसका कनाडा। कृषि महाविद्यालयों की बात करें या कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। दूसरा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर में है ये। नेक्स्ट है तीसरा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर। इसके अलावा नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर में। नेक्स्ट कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा, कोटा में। तो ये 5 विश्वविद्यालय है राजस्थान में। और सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय वो है ये वाला स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर। यानी कि बीकानेर का जो विश्वविद्यालय है वो सबसे पहले नंबर का कृषि विश्वविद्यालय। और कृषि नीति की बात करें तो राजस्थान में सबसे नवीनतम कृषि नीति जो है वो 2013 की है। 26 जून 2013 को नवी की जो नीति है कृषि नीति वो नवीनतम कृषि नीति है। नवीनतम कृषि नीति के अंदर कौन कौन से प्रावधान है उनकी बात करें तो नवीनतम कृषि नीति की लक्ष्य दर जो 4% रखी गई है। 10 सालों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगना करना और कृषि के वार्षिक योजना व्यय को 6% से बढ़ा करके 10% करना, ये लक्ष्य रखा गया है नवीनतम कृषि नीति के अंदर। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंदर भी कृषि से संबंधित कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो उनमें है कि भाई राज्य द्वारा 3.5% कृषि की जो लक्ष्य दर है वो रखी गई है। इसके अलावा कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाए हुए हैं, तो उन केंद्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है सागर भोलका, भोजका है या भोलका है, सागर भी हो सकता है और ये सगरा भी हो सकता है, सगरा भोजका या फिर सागर भोजका या भोलका। ये जैसलमेर में स्थित है। इंडो इजराइल के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है संतरा उत्कृष्टता केंद्र। संतरा का उत्कृष्टता केंद्र है झालरा पाटन, झालावाड़, या यूं कहें कि नींबू वर्ग के एक दूसरा आता है नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, ये संतरा उसके अंदर शामिल नहीं है, वो है नानता, कोटा में। संतरा उत्कृष्टता केंद्र जो है झालावाड़, झालरापाटन, झालावाड़ में है। उसके बाद अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है टोंक में, देवड़ावास टोंक में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, देवड़ावास टोंक। आम उत्कृष्टता केंद्र, तो आम उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर, नोट कर लेना, खेमरी धौलपुर। खजूर और संतरा दोनों उत्कृष्टता केंद्र जो है वो इंडो इजराइल सहयोग पर आधारित हैं। इसके अलावा कुछ और बता देते हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं है। उसमें है आम का हो गया, अनार उत्कृष्टता केंद्र। अनार उत्कृष्टता केंद्र है ढिंडोन, बस्सी, जयपुर। आप नोट कर सकते हैं ढिंडोन, बस्सी, जयपुर। और एक ढिंडोन, बस्सी, जयपुर में ही एक और उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है ड्रैगन फ्रूट का,
ड्रैगन फ्रूट एक बिल्कुल नया अपने राजस्थान के लिए बिल्कुल नया फ्रूट है और ये काफ़ी महंगा भी मिलता है फिलहाल राजस्थान में, 200-300 रुपये किलो के आसपास। ड्रैगन फ्रूट जो है इसका इसका इजराइल की मदद से उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है डिंडोन बस्ती जयपुर में। इसके अलावा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो है बूंदी में। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़ में। फूल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो है सवाई माधोपुर में। इसके अलावा औषधीय फसलों की बात करें तो मालावी जोधपुर में औषधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र। कार्बनिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र तो कहाँ पर है? झालरापाटन। इसके अलावा पुष्प विज्ञान और कृषि पर्यटन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है सिरोही। इसके अलावा नारियल उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है टोंक। नारियल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? टोंक। तो ये कुछ उत्कृष्टता केंद्र थे। अब यहाँ पे है कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। देखिए, एक बार ये योजनाएं शुरू करने के बाद तो काफ़ी सारी लंबी खींचेंगी, तो उससे पहले मैं कुछ प्रमुख मंडियां बता देती हूँ, कौन कौन सी मंडी कहाँ का परिस्थित है। तो देखिए, सबसे पहले तो आती है जीरा मंडी। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई नहीं है। तो सबसे पहले तो आती है जीरा मंडी। तो ये है मेड़ता सिटी नागौर, जीरा मंडी मेड़ता नागौर। उसके बाद दूसरी है किन्नू या माल्टा मंडी, तो ये सब आप जानते ही हैं। ये है श्री गंगानगर। किन्नू है माल्टा की। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस हैं जो कि अंदर से लाल निकलते हैं वो वाले। उसके बाद मूंगफली मंडी कहाँ पर है? बीकानेर। पुष्प मंडी है अजमेर। और दूसरी जो पुष्प मंडी है वो है बस्सी जयपुर। उसके बाद लहसुन मंडी है छिपा बड़ौदा 12। टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर। उसके बाद है मटर मंडी है बसेड़ी जयपुर। उसके बाद है सोनामुखी मंडी है सोजत पाली, और सोजत पाली में ही मेहंदी मंडी भी है। इसके अलावा संतरा मंडी तो भवानी मंडी झालावाड़। धनिया मंडी है रामगंज कोटा। और धनिया मंडी के साथ साथ ही अश्वगंधा मंडी भी रामगंज कोटा में है। प्याज मंडी जो है वो अलवर में है। ईसबगोल या जिसको घोड़ा जीरा भी बोलते हैं तो वो जो मंडी है वो भीनमाल जालोर में है। इसके अलावा मिर्च मंडी, तो देखिए मिर्च दो प्रकार की है, एक तो लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। तो लाल मिर्च जो है उसके लिए तो है मथानिया जोधपुर। और हरी मिर्च मंडी जो है वो है टोंक। हरी मिर्च मंडी जो है वो कहाँ पे है? टोंक है। उसके अलावा टिंडा मंडी, तो टिंडा मंडी है शाहपुरा जयपुर। उसके बाद आंवला मंडी, तो आंवला मंडी कहाँ पर है? चोमू जयपुर। और चोमू जयपुर में ही बेर मंडी भी है, चोमू जयपुर में। और राजस्थान में सबसे पहली जो निजी क्षेत्र की मंडी है वो कौन सी है? सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में पहली निजी क्षेत्र की मंडी कहाँ पर स्थित है, तो वो है कैथून कोटा में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मदद से पीपीपी मॉडल पर आधारित स्थापित की गई मंडी है। राजस्थान में चैती या दशमक गुलाब की जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है, तो वो खमनोर राजसमंद में की जाती है, ध्यान रखना। वैसे गुलाब मंडी जो है वो पुष्कर में है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान में धान का कटोरा कहते हैं हनुमानगढ़ को। जालोर जिला जो है वो मादक पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में पहले स्थान पे आता है। पीले सोने के नाम से कौन सी फसल या उद्यानी की फसल जो है वो जानी जाती है, तो वो है जोजोबा। तो ये बातें थी कुछ राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और उसकी संबंधित गतिविधियां किस प्रकार से हैं, यदि इनकी हम बात कर लें तो इनको मैं लास्ट में इसको देखती हूँ। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबी योजना, जो कृषि संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं उनमें पहली योजना आती है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो कि 2017 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था किसानों द्वारा अपने स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि जो खुद के खेत हैं उन्हीं खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों को के उत्पादन को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य था कि ताकि किसान जो है वो अपने बीजों के लिए स्वावलंबी बने। प्रारंभ में ये योजना 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में शुरू की गई थी, और वो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर शामिल थे। उसके बाद 2018-19 में इस योजना को बाकी जो 10 बाकी बच गए जो 7 उनको मिलाकर के टोटल 10 जलवायु क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। तो प्रश्न अगर यहाँ पे ये भी पूछा जाए कि राज्य में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो पहले 3 ही कृषि जो जलवायु क्षेत्र थे उनके अंदर इसको शामिल किया गया था, लेकिन अब इनको 10 के 10 में शामिल कर दिया गया है। और इस योजना के तहत फसलों के विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन 10 साल तक लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इससे जो विभिन्न प्रकार की किस्में उत्पादित की गई उनका उपयोग 10 साल तक किया जाएगा, उनका उत्पादन 10 साल तक किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है कृषि प्रदर्शन योजना। कृषि प्रदर्शन योजना को कृषि की नई तकनीकी सिखाने हेतु किसानों को कृषि की नई तकनीकी सिखाने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। यह योजना देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। बीज मिनी किट क्या है? विभिन्न नवीन फसलों के किस्मों को बढ़ावा देने हेतु 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज मिनी किट योजना शुरू की गई थी। उसके बाद दूसरी है सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस योजना के तहत कौन सी योजना? सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होती है उन्हीं पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए 90% का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती। तो ये जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती थी इसकी घोषणा बजट 2019-20 में की गई। टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। वर्तमान में 15 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। किसका? शून्य बजट प्राकृतिक खेती का, जिसकी घोषणा 19-20 के बजट में की गई। इसका उद्देश्य स्वयं के खेतों में तैयार किए गए कृषि आदानों के उपयोग के माध्यम से खेती की लागत में कमी और रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग कम करके रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में शून्य बजट प्राकृतिक खेती कार्यक्रम आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर संचालित किया जा रहा है। तो किसका देखा देखी हो रहा है? ये सब आंध्र प्रदेश के आधार पर, मॉडल के आधार पर शून्य बजट प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर ने प्रसिद्ध किया है। महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर ने प्रसिद्ध किया है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है ये। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना जो है ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है। राज्य के 17 जिलों में ये संचालित है और इसका उद्देश्य है कृषि के उत्पादन और उत्पादकता दोनों को ही बढ़ाना,
साथ ही साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता युक्त कृषि का विकास करना, कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करने एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से बताए कि भाई एक तो कृषि की उत्पादकता और उत्पादन इन दोनों में बढ़ावा देना, दूसरा किसानों की आय में वृद्धि करना, तीसरा जो जलवायु जिस प्रकार की होती है उसके प्रतिरोधक क्षमता युक्त कृषि का विकास करना, कम से कम जल का उपयोग करने के लिए इनके कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। उसके बाद है मेगा पार्क फूड। 2018 में रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। मेगा फूड पार्क 2018 में कहाँ स्थापित किया गया? रूपनगढ़ अजमेर में। दूसरा मेगा फूड पार्क मथानी या जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसकी 2021-22 बजट में घोषणा की गई है कि भाई पहला जो मेगा फूड पार्क है वो अजमेर में स्थापित है, तो दूसरा कहाँ पर हो? तो वो मथानी या जोधपुर में। नेक्स्ट योजना की बात करें तो दूसरी नेक्स्ट योजना है लघु एवं सीमांत वृद्ध पेंशन योजना। लघु एवं सीमांत वृद्ध पेंशन योजना वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 25 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये और 25 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपये पेंशन की दी जाएगी। उसके बाद रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो बोरानाड़ा जोधपुर, रणपुर कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। इनके अलावा मिनी फूड पार्क की बात करें तो बजट 2021-22 में आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि सभी जिलों में मिनी फूड पार्क की स्थापना करने की घोषणा की जा चुकी है। इस वर्ष 9 जिलों में मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और वो 9 जिले कौन कौन से हैं? पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान कृषि नीति 2013 की। तो 16 जून 2013 को जारी अगले 10 वर्षों में खाद्य उत्पादन को दुगना करना, ये राजस्थान कृषि नीति 2013 के अंतर्गत था कि आने वाले 10 साल में जो खाद्य का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ा करके दुगना कर दिया जाएगा और इसकी जो वृद्धि दर रहेगी वो 4% वृद्धि दर रहेगी। और इसी के तहत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन नीति 2015 जो है वो लागू की गई, जिसको 5 नवंबर 2015 को जारी किया गया। किसानों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। 25 लाख तक के निवेश पर 30% अनुदान, 25 लाख तक के निवेश पर 30% अनुदान। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यातक प्रोत्साहन पॉलिसी 2019 और इस पॉलिसी को 17 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। पॉलिसी है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। अब बजट घोषणाएं 21-22 की कुछ बजट घोषणाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कृषि कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्षों के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। यानी कि कृषि कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। आगामी 3 वर्षों के लिए अनुदान आधारित ये योजना है। 3 लाख किसानों को, कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 3 लाख किसानों को निःशुल्क। 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। 1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। 1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। भदवासिया जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा 2012-13 में लागू की गई जो ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में किसानों के साथ साथ मत्स्य पालक यानी कि मछली पालन करने वाले और पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया गया है।
इसके बाद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन। तो कृषि विपणन निदेशालय 1974 में स्थापित किया गया। राज्य में मंडी विनियमन और प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्य कर रहा है कृषि विपणन निदेशालय। अन्य योजनाओं में बात करें, किसान कलेवा योजना जो कि पुरानी योजनाएं हैं, तो 20 जनवरी 2014 से इसकी शुरुआत हुई और मंडी में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। फूल और सब्जी मंडी को छोड़ करके राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, अच्छा, इनको भोजन व्यवस्था 5 रुपये में। किसान कलेवा योजना के अंतर्गत ये शुरू हुई थी 20 जनवरी 2014 को, और इस किसान कलेवा योजना के अंतर्गत जितने भी किसान सब्जी मंडी या कृषि मंडी के अंदर जो आएंगे उनको 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन इसमें फूल और सब्जी मंडी को छोड़ करके तब होगी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसमें 2009 किसानों और कृषक श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, साथ ही साथ कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2018 से हुई। ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये के भुगतान पर 500 रुपये का बोनस देने की घोषणा हुई। सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 21 जुलाई 2005 से इसकी शुरुआत हुई। ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये के भुगतान पर 500 रुपये का बोनस देने की घोषणा हुई। कृषि विपणन बोर्ड, राज्य में एक व्यापक नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो कि 17 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय में वृद्धि करना। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना जो कि 2015 में शुरू हुई। इस योजना के तहत प्रसूति सहायता दी जाएगी। 45 दिवस का मातृत्व अवकाश और 15 दिन का पितृत्व अवकाश, यानी कि बच्चे के जन्म पर माँ को 45 दिन का अवकाश और पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। इस दौरान अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा। विवाह के लिए सहायता, अनुज्ञप्तिधारी महिलाओं की पुत्रियों के लिए 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। चिकित्सा सहायता भी इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद है कृषक कल्याण कोष, बजट 19-20 में इसकी स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2019 को ईज ऑफ डूइंग फॉर्म की तर्ज पर 1,000 करोड़ रुपए का कोष इसके अंदर है। उसका उद्देश्य किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। कृषक कल्याण कोष है तो इसका उद्देश्य है कृषकों को उनकी उपज के आधार पर मूल्य प्रदान करना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयनकारी योजना, देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए देश में राज्य का सरसों व ग्वार उत्पादन में पहला स्थान है, जीरा, चना और अन्य मोटे अनाजों में दूसरा, और सोयाबीन, दाल और तिलहन में तीसरा स्थान है। इसी प्रकार से उद्यानिकी फसलों में देखा जाए तो अजवाइन, धनिया, मेथी, मेहंदी और इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। राज्य का देश में उद्यानिकी फसलों की बात करें तो अजवाइन, धनिया, मेथी, मेहंदी और इसबगोल इनके उत्पादन में पहला स्थान है। सब्जियों, लहसुन, संतरा और अनाज के उत्पादन में क्रमशः दूसरा, चौथा और छठा और 8वां स्थान, यानी कि सब्जियों में दूसरा, लहसुन में चौथा, संतरा में छठा और अनाज में 8वां स्थान। राजस्थान में बागवानी की बात करें तो बागवानी निदेशालय जो है 1989-90 के अंदर इसकी स्थापना की गई। एक योजना है राजहंस योजना, यह है राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी
इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया राजहंस। इसकी शुरुआत हुई थी 2006-07 में। राज्य में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और 24 जिलों में ये अभी फिलहाल संचालित है। उसके बाद है मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, 2015-16 में इसका शुरुआत की गई थी। और फसल उत्पादन को बढ़ाने और पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति के तहत ड्रिप या फिर फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इस मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का की भागीदारी है और 60% केंद्र का और 40% राज्य का हिस्सा है। मुख्यमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि जिसकी शुरुआत 2007 से हुई। बात करें राष्ट्रीय वानिकी और बंबू मिशन में, तो इसकी शुरुआत हुई 2006-07 से। ये बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत की गई। 12 जिलों इसके अंदर शामिल किए गए। जैविक खेती, 7 फरवरी 2017 को झालावाड़ में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो झालावाड़ में की गई। और कब की गई? 7 फरवरी 2017 में प्रथम। ये तो झालावाड़ में जैविक केंद्र की स्थापना अब की गई है, जबकि पहली जो जैविक मंडी है वो, अच्छा, ये जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है झालावाड़ में, और प्रथम जैविक मंडी जो है वो डूंगरपुर में है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 13-14 में शुरू की गई थी और 2013-14 में शुरू की गई और 10 जिलों में संचालित है। 3 अक्टूबर 2014 को लुणकरणसर बीकानेर में ऑलिव रिफाइनरी, ऑलिव टी प्लांट बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया। यानी कि ऑलिव रिफाइनरी तो की गई लुणकरणसर बीकानेर में, और ऑलिव टी प्लांट की जो स्थापना है वो की गई बस्सी जयपुर के अंदर 2014 में, 3 अक्टूबर 2014 में। उसके बाद बात करते हैं जोजोबा या होहोबा। यह भी एक बागवानी फसल है। इसकी उत्पत्ति यूएसए के एरिजोना और सोनोरन मरुस्थल से हुई है। इसे राजस्थान में इजराइल से लाया गया था। ये भी इजराइल से लाया गया पौधा है। इसकी खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता 30 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, यानी कि शुष्क क्षेत्र में इसकी खेती आराम से हो जाती है। इसका उपयोग किस किस में करते हैं, तो मोम, रंग और सौंदर्य उत्पादन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डांड, जयपुर और फतेहपुर सीकर में इसके फॉर्म स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो बीकानेर में स्थित है। तो ये थी कुछ राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। इनके अलावा अब कुछ बच जाता है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो इसके अंदर लिखा नहीं है इस पीडीएफ के अंदर। तो अगर आप चाहेंगे तो अगर आप कमेंट करते हैं तो ये पीडीएफ आपको कंप्लीट पीछे जो वीडियो जो कल आई थी मतलब वो और ये दोनों को मिला करके और कुछ ये आंकड़े शामिल करके, और मैं इसका टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ को डाल दूंगी। और टेलीग्राम चैनल जो है वो सेम नाम से है, ऑल एजुकेशन प्लेनेट के नाम से ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वैसे शॉर्ट में एक बार मैं बता देती हूँ कि अर्थव्यवस्था में जो इसका योगदान है उसमें फसल के अंदर हम शामिल करते हैं पशुधन को भी, और मत्स्य को भी, और वानिकी को भी, इन तीनों को शामिल करते हैं। तो यदि हम बात करें राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र आप जानते ही हैं 3.42 लाख किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के जो देश का कुल क्षेत्र है उसका 10.41% हिस्सा है। यदि हम वनों की बात करें तो वन का प्रतिशत जो है वो देश के वन क्षेत्र का मात्र 3.83% वन है। फसल की अगर बात करें तो फसल सघनता यहाँ पे 139% है। ये सारी चीज़ें मैं इस पीडीएफ के अंदर जो है वो शामिल कर दूंगी। अर्थव्यवस्था में फसल क्षेत्र का योगदान देखें तो 2011-12 के मूल्यों पर देखें तो 12.61% और प्रचलित मूल्यों पर 13.89% का इसका योगदान है। कृषि के अंदर फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र हैं। तो चारों क्षेत्रों का अगर मैं अलग अलग बताऊं तो कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र का तो
स्थिर कीमतों पर 12.61% और प्रचलित कीमतों पर है 13.89%। पशुधन के क्षेत्र में देखें तो 11-12 पर यानी कि स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर है 13.98 पशुधन में। वानिकी में 2.89 तो स्थिर और प्रचलित कीमतों पर 2.25। मत्स्य क्षेत्र में 0.11% दोनों ही में, प्रचलित में भी और स्थिर कीमतों पर भी। तो ये है इनका जो हमारा जीडीपी में योगदान। इसके अलावा कई बार प्रचलित जोत भी पूछ ली जाती है, तो उससे संबंधित भी आपको कितने प्रकार के जो भूमि धारक होते हैं उनकी बात करें तो सीमांत लघु किसान, सीमांत किसान या अर्ध मध्यम या मध्यम या फिर बड़े, तो इस तरीके से होते हैं। कुल जोत क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप चाहेंगे तो एक वीडियो के अंदर समझा दी जाएंगी, नहीं तो इसी के आगे PDF ऐड करके आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।